जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटेटिव क्लासेज परसा सारण। आज हम लोग बीपीएससी याद रखेंगे। बीपीएससी 27 दिसंबर 2020 को जिसका एग्जाम हुआ है उसका हम लोग फुल्ली डिस्कशन 150 प्रश्नों का करने वाले हैं। जो दोस्त अभी तक अपना क्वेश्चन आंसर नहीं मिला है जल्दी से अपने चैनल पर जुड़े और अपना क्वेश्चन आंसर मिलाए और अपना एक सीट यानी कि अपना रिजल्ट सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि पित्रादुरा निम्न में से किससे संबंधित है। दोस्तों पित्रादुरा जो है किससे संबंधित है, इसका सही आंसर होगा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जरकड़ फूलों की नक्काशी करना। ठीक है, सबसे पहले एतमादुद्दौला के मकबरा में इसका पित्रादुरा का प्रयोग किया गया था। ठीक, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न जो पूछा गया था कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। दोस्तों कौन सा मुगल शासक हो जाएगा, तो ये आपका मुगल शासक जहांगीर। ठीक है, याद रखेंगे जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी के लिए एक कारखाना बनाया था और जहांगीर जो है एक चित्रकार विशेषज्ञ भी था और इसने चित्रकार इसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। याद रखेंगे। जो दोस्त ऑप्शन सी टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी। दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो भी दोस्त बीपीएससी पीटी का एग्जाम देकर आए हैं वो अपना आंसर मिला सकें और जो दोस्त परसा या छपरा के नज़दीक के हैं वो हमारा जो है ऑफलाइन बैच चल रहा है। ऑफलाइन यानी डेली प्रैक्टिस सेट का सेशन चलता है ऑफलाइन, जिसमें बिहार पुलिस, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है और डेली विथ डिस्कशन। ठीक है, जिससे कि आपकी काफ़ी तैयारी अच्छी हो सके। चलिए शुरू कर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। तो 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किसके द्वारा किसने भाग लिया था, तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। दोस्तों 1923 में स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू एवं सी आर दास के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण में जिसमें इंडिगो खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने की है। दोस्तों नील दर्पण नाटक के लेखक कौन हो जाएंगे, दीनबंधु मित्र, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो दोस्त ऑप्शन डी टिक किए हैं बिल्कुल उनका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1760 ईस्वी में प्रसिद्ध वांडी वॉस का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। दोस्तों प्रसिद्ध 1760 ईस्वी में वांडी वॉस का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी और यह युद्ध जो है फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक साबित हुआ और वह यहाँ से भारत से वो लोग चले गए। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था। तो किसमें, तो 1909 में। ठीक है, लॉर्ड मिंटो के काल में। ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने 1909 में जो है पृथक निर्वाचन मुसलमान हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह का नेतृत्व किस क्षेत्र में होता था। कोल विद्रोह दोस्तों कहाँ, छोटा नागपुर के छोटा नागपुर क्षेत्र, यानी यहाँ पे इसका सिंहभूम सही आंसर होगा। बुद्धो भगत छोटा नागपुर झारखंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह के द्वारा, जो कि आरा के जमींदार थे। ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। ठीक, और पटना स्पेशली पूछे तो पीरल ही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि चंपारण में इंडिगो किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किसने किया था। तो चंपारण में जो है इंडिगो किसानों की दशा को गांधी जी का जो है ध्यान आकर्षित किसके द्वारा, राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी। दोस्तों प्राचीन महाजनपद यानी मगध की राजधानी जो है प्रथम प्राचीन जो है राजगृह या गिरिब्रज। ठीक है, राजगृह या गिरिब्रज थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर से जोते हुए खेत के निशान मिले हैं। दोस्तों किस हड़प्पा नगर से जोते हुए खेत के निशान मिले हैं, तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। ठीक है, कहाँ से, कालीबंगा से जोते हुए खेत का निशान मिला है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। ठीक है, तीन रत्न जो है
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ये त्रिरत्न जो हो जाएंगे आपके जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सटीक क्रिया, ये जो है जैन धर्म से त्रिरत्न संबंधित है। त्रिरत्न बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था एवं सटीक क्रिया, ये तीनों जो है जैन धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धम्म संघ जो हो जाएगा ये बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जैन धर्म, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से कौन से शासक ने चतुर्थ संगति में कश्मीर में आयोजित था, ठीक है। तो किस शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, तो कनिष्क के शासन काल में। यह कहाँ, कश्मीर कुंडल वन में हुआ था। और यहाँ के जो है सभापति वासुमित्र थे, ठीक है। यहाँ के सभापति कौन थे, वासुमित्र। और पहली बार चतुर्थ बौद्ध संगति में ही उप सभापति को दिया गया था, ठीक है। तो पहली उप सभापति कौन थे, तो इसके अश्व घोष हो जाएंगे, ठीक है। वासुमित्र अध्यक्ष और अश्व घोष उप सभापति से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो कौन सा भारतीय दर्शन जो हो जाएगा परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसका सही आंसर होगा वैशेषिक, ठीक है। वैशेषिक दर्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति बलबन के द्वारा, किसके द्वारा, बलबन के द्वारा अपनाई गई थी, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि कौन सी मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापार स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो कौन सा भारतीय साम्राज्य जो था, ये हो जाएगा चोल साम्राज्य नौसेना के लिए और स्थानीय स्वशासन के लिए भी प्रसिद्ध था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो था कि 13वां भारतीय बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया गया है, दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। दोस्तों भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह जो है बधावन का है, बधावन जो कि महाराष्ट्र में, ठीक है। याद रखेंगे बधावन आपका महाराष्ट्र होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा जो भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसका सही आंसर होगा राजस्थान, ठीक है। कौन सा राज्य, राजस्थान, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि खनिज के जिलों में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है, दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाइमस्टोन कैमूर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया था कि उद्योग में जो है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो दोस्तों ये सभी जोड़ा जो है सही है। और रेल डिब्बा जो है आपका ये भागलपुर में नहीं है, ठीक है। विद्युत इंजन है भागलपुर जमालपुर में, ठीक है। तो ये रेल डिब्बा आपका सही आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बिहार में निम्न में से किस जिले में पिडमंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है, तो किस जिले में पिडमंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। किस जिला में, तो पश्चिमी चंपारण में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि बिहार के प्रशासनिक विभागीय जोड़ों से किस जोड़ा से जो है गंगा नदी नहीं बहती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि जनजाति जनजाति और जिले में से निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, संथाल यानी कि बांका, ठीक है। और बाकी ये सभी जो है जिला सही नहीं है, ठीक है। ये तीनों गलत है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र कितना है, दोस्तों समस्त वन्य क्षेत्र जो है बिहार में पूरे क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में 6.87, ठीक है। जो दोस्तों 6.87 टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो कौन सा जिला, पश्चिमी चंपारण में एक वाल्मीकि अभ्यारण्य जो है एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण में है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा होन्शु, याद रखेंगे सबसे बड़ा द्वीप होन्शु, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश में है, दोस्तों ग्रीनलैंड जो है किस देश का अधीन आता है, तो ये डेनमार्क में, ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि दिसंबर 2018 के अनुसार विश्व में निम्न देशों में से सबसे अधिक भारतीयवादी कहाँ है, तो 2018 के अनुसार सबसे अधिक भारतीयवादी जो है कहाँ रहती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। कहाँ रहती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि सबसे अधिक सोने का उत्पादन
2019 में टन में सबसे अधिक कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहें, तुरंत ही कुछ समय बाद बीपीएससी का का और बीपीए यानी कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का हमने जो क्वेश्चन आंसर कराया है उसका भी जल्द मैं कट ऑफ जारी करने वाला हूं। दोनों का कट ऑफ एक ही वीडियो में आएगा, जिसे आप लोग जरूर देखिएगा और आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? दोस्तों किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो यहाँ सही आंसर होगा आपका कहाँ? अफ्रीका में। सबसे अधिक देश अफ्रीका में है, लगभग 54 कंट्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की आबादी प्रतिशत कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगी आबादियों की तुलना में सबसे अधिक? एसटी जनसंख्या प्रतिशत, तो इसका सही आंसर होगा मिजोरम। ठीक है, याद रखेंगे। और संख्या पूछे तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक एसटी निवास करती है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो कॉफी उत्पादक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र जो है कर्नाटक में नहीं है? ये सभी क्षेत्र कर्नाटक के ही है। ठीक है, जहाँ कॉफी का उत्पादन होता है, लेकिन ये पुलनेज जो है आपका कर्नाटक में नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुलनेज। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो जी दोस्तों याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका जो होगा लेह। कौन सा जिला होगा? लेह। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि पूछा गया है भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या सबसे अधिक है? तो वन्य जीव अभयारण्य की संख्या जो है सबसे अधिक यहाँ राज्य दिया गया है दोस्तों, तो क्या होगा? मध्य प्रदेश। यदि राज्य एवं संशासित प्रदेश रहता तो याद रखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप होता है, यानी कि ऑप्शन ई होता है, लेकिन यहाँ पे राज्य दिया गया है, यानी कि मध्य प्रदेश आपका सही आंसर होगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदियाँ उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर होगा सोन। याद रखेंगे सोन। ठीक है, सोन नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और यहाँ पे सोन ऑप्शन में नहीं है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है निम्न में से हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल के द्वारा पार की जाती है? तो कौन सा पर्वत श्रेणी? तो अटल टनल जो है कौन सा? पीर पंजाल में है। पीर पंजाल में भी यहाँ पे आपको दिशा लगा दिया है, यानी कि पश्चिमी पीर पंजाल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि विधि के नियम का या कानून का अधिराज का मतलब क्या होता है? विधि के नियम या कानून का अधिराज का मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, यानी कि सभी के ऊपर जो है एक सर्वोच्च न्यायालय है और सभी के सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में जो है 29 कार्यसूची को किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था में जो है 29 कार्यसूची को अनुच्छेद 243 के जी के तहत दिया गया है, याद रखेंगे। और अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत का गठन का बात कहा गया है। ठीक, और 243 के जी में पंचायती राज को 29 कार्य दिए गए हैं। ठीक है, और नगर क्षेत्र को जो है 18 दिए गए हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो दोस्तों नागरिकता संशोधन कानून जो है 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 2019 को कब पारित हुआ? 11 दिसंबर 2019। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो था कि 73वें संविधान संशोधन कानून वैधानिक शुरुआत किस संशोधन के तहत की गई? तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारे ख्याल से 64 ही होना चाहिए। आप लोग इस बार इसको जो है एक बार देख लेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर 64, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 1632 में बिहार पटना शहर में किस कंपनी की फैक्ट्री की स्थापना की गई थी? तो 1632 में जो है किस कंपनी की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों डच ईस्ट इंडीज। क्या होगा? डच ईस्ट इंडीज की स्थापना 1632 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो कौन सा जो है विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है? तो स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ठीक है, बाकी सब जो है विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट है। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो भारतीय ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा एक कानून नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा सिविल राइट्स एक्ट 1955, यानी कि भारत का संविधान जो है 1950 तक बनकर तैयार हो गया था और एक्ट जो है ये 1955 में आया है, यानी कि संविधान के बाद का एक्ट है, तो कन्फर्म है कि ये
गलत होगा। ठीक, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किस किसने जीत लिया है? तो संसद की नई इमारत की निर्माण की बोली किसके द्वारा जीता गया है? तो इसका सही आंसर होगा टाटा प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? 324। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष यानी प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? तो रेखा शर्मा। कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है आपके हो जाएंगी रेखा शर्मा, याद रखेंगे कौन है? रेखा शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करती है? तो यह जो है सूचकांक CSO के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, इसका जो है औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन का सूचकांक CSO के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 52 व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के अनुसार ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो कि विगत वर्ष में ही इसका स्थान 77 था, लेकिन अब जो है इसका स्थान 63 हो चुका है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए साख का लक्ष्य रखा गया है। तो कितना साख का लक्ष्य रखा गया है? 15 लाख करोड़। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हमने बिहार SSC के पूरे 150 प्रश्नों का जो है विश्लेषण कराया है, जिसे एक बार जरूर देखिएगा, उससे भी अपना मार्क्स मिला लीजिएगा। ठीक है, अभी तक हमने पूरा 150 प्रश्न बिहार SSC के करवाए हैं, और पूरा 150 प्रश्न BPSC का भी करवाने वाला हूं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, PM कुसुम योजना का उद्देश्य जो है किसानों को डीजल और सौर ऊर्जा से जोड़ना। धीरे धीरे जो है सभी जो है डीजल कृषि को समाप्त करके और सौर ऊर्जा से संचालित करने की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व बैंक के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो कौन सा भारत का बैंक हो जाएगा? तो यह जो है SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था के का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो कौन सा क्षेत्र? याद रखेंगे, निर्भीक तो क्या होगा? निर्यात। निर्भीक जो है आपका निर्यात से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की योजना की है। तो यह प्रणाली जो है राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन कागज रहित बनाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? यह प्रणाली राज्य में समस्त कार्यों को क्या करेगी? कागज रहित बनाएगी। यानी ऑप्शन आपका जो है ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, यानी कि सभी को जो है क्या कागज रहित बनाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला मक्का और गेहूं उत्पादन की उत्पादकता के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य जो था दोस्तों, अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। यानी ऑप्शन बी जो यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा योजना सम्मिलित नहीं है? तो बिहार सरकार के 7 योजना में जो है महिला रोजगार शामिल है, साफ पीने का पानी की हर घर नल का जल, और सभी परिवारों को बिजली आपूर्ति, लेकिन बाल कल्याण शामिल नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है बिहार की प्रति व्यक्ति शुद्ध राजस्व घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम से कम 2018 से 19 में क्या था? तो दोस्तों, यह 2018 से 19 में पूछा गया है। ये जो है लगभग 50% से कम था। इसको हम जो है सस्पेंशन के घेरे में रखते हैं, या नहीं तो आपको यदि आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत में प्रथम खाद्य प्रबंधन जो है
का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों का खरीद और खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव। लेकिन खाद्यान्नों का जो है इसका संबंध निर्यात से नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि भारत के राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? तो भारत के राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? तो भारत सरकार अपने व्यय वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है? तो कौन सा देश जो है भारत का सर्वाधिक व्यापारी भागीदार वाला देश हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, 2019-20 में सबसे बड़ा देश यानी सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतमाला परियोजना का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? तो भारतमाला, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होगा? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो था कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? दोस्तों यह जो है काफी आसान प्रश्न है, इसे उम्मीद करते हैं सभी लोग सही जरूर बनाए होंगे, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए मुकदमे का पक्ष में पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो पक्ष में पेश हुए वकील कौन है? भूला भाई देसाई। ठीक है, इसका नेतृत्व जो है भूला भाई देसाई ने किए थे। कैलाश नाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू एवं अन्य एक व्यक्ति जो थे इसके सदस्य थे। ठीक, और भूला भाई देसाई जो है इसके नेतृत्व करता थे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था मैडम कामा ने भारत के तिरंगे स्वतंत्रता यानी तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो मैडम का भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को जो है सबसे पहले स्टुअर्ट गार्ड में, कहाँ फहराया था? स्टुअर्ट गार्ड में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही पूछ रहा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी विनोबा भावे जो है प्रथम सत्याग्रही थी और सीआर दास देशबंधु सीएफ एंड्रूज को कहा जाता है। और 1907 में जो है विलियम बेडनबर्ग जो है कांग्रेस के अध्यक्ष, और 1907 में कांग्रेस के सभापति जो है यह जो है विलियम बेडनबर्ग नहीं थे। कौन थे? विलियम बेडनबर्ग नहीं थे, रास बिहारी बोस थे। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना जो है कहाँ? लंदन में की थी। ठीक है, इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि कोई भी सही नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया। ठीक है, तो किस दिन को? तो 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज घोषित किया था, जिसके कारण 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस में मनाने का जो है निर्णय लिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बिहार के स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो बिहार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1912 में। याद रखेंगे बिहार की स्थापना 1920। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो था कि बिहार में तीन पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? दोस्तों बिहार की तीन पद्धति में नील की खेती के लिए 3/20 भाग पर, कितना? 3/20 भाग पर जो है नील की खेती का अमानत, यानी कि 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा खेत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो था कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा कि बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? दोस्तों बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बांकीपुर यानी पटना में, कहाँ हुआ था? तो पटना में। ठीक है, 1912 में। इसका सही आंसर होगा पटना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? दोस्तों जयप्रकाश नारायण को लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो यहाँ पे दिया गया है आपको 4 कॉलेज का नाम, इसमें से पूछा गया कौन से कॉलेज में, तो इसका सही आंसर होगा श्यामल दास कॉलेज भावनगर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? ठीक है, तो नाना साहब कानपुर, ठीक है, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली, यानी ये सभी सही है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ये सभी
सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इस यह एक ऐसी सरकार दी गई थी जिसमें ब्रेक तो थे किंतु इंजन नहीं। ठीक है, तो ये जो है किस प्लान के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन जो है 1935 अधिनियम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी। दोस्तों दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 से लेकर, याद रखेंगे 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था, जो कि कुल 24 दिनों का था, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। एक एथलेटिक्स टीम में, ठीक है, याद रखेंगे इसको, मैं दोस्तों सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, एक एथलेटिक्स टीम में कितना खिलाड़ी हैं, तो फुटबॉल हॉकी और आपके पास बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपके फुटबॉल हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे हॉकी और ये हो जाएंगे बास्केटबॉल। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, इसको मान लेते हैं फुटबॉल। ठीक है, और ये हो जाएगा हॉकी और ये हो जाएगा बास्केटबॉल। ठीक, यहाँ पे दिया गया है कि 21 बास्केटबॉल। ठीक है, तो 21 बास्केटबॉल खेलते हैं, जिसमें 8 दोनों खेल खेलते हैं, 3 खेल। ठीक है, और 26 जो है हॉकी में, 26 हॉकी में, यानी कि यहाँ 26 हॉकी में, तो इसमें क्या हो जाएगा और 29 जो है फुटबॉल में, तो 29 कितने हैं, 29 फुटबॉल में हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद पूछा गया 12 फुटबॉल और बास्केट, 14 हॉकी और बास्केटबॉल, तो 14 हॉकी और बास्केटबॉल, यानी कि 14 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 14 हो जाएगा हॉकी और बास्केटबॉल। ठीक है, यहाँ पे 14। ठीक है, और आगे दिया गया है कि 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल, तो 12 आपका फुटबॉल और बास्केटबॉल, यानी कि 12 यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक, और उसके बाद पूछा गया है कि 25 हॉकी और, यानी 15 हॉकी और फुटबॉल, तो 15 खिलाड़ी हॉकी और फुटबॉल यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 15 हॉकी और फुटबॉल, तो पूछा गया है, और 8 तीनों खेल खेलते हैं, 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो कितने फुटबॉल खेलते हैं। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो है आपका फुटबॉल का क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे 8 यहाँ है, 15 8 23 और 23, उसके बाद देख लेते हैं, तो इसको देख लेंगे। ठीक है, और तीनों में जो है कौन सा, आठों तीनों खेल खेलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये जो हो जाएगा 7, यानी दोनों खेल वाला 7, 8 7 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 है, तो यहाँ पे दोनों चार कितना हो जाएगा 4, 8 7 15 4 19, यानी कि कुल खेल, यानी 2 और 3 खेलों की संख्या कितना हो जाएगा 19, और कुल फुटबॉल खेलता है 29, तो 29 में से 19 घटा देंगे, तो केवल फुटबॉल खेलने वाले की संख्या हो जाएगी 19। ठीक है, यानी 10। ठीक है, 29 माइनस 19 यानी कि 10 आपका आंसर होगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मोहन किसी कार्य को 25 दिन में करता है, और जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो दोनों को हम ऐसे देखिए यहाँ पे बना दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आप लोग भी इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे, तो आपका आंसर आएगा 11 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक घड़ी में 12 बजे से चलना शुरू करती है और 5 बजकर 10 मिनट पर 1 घंटे की सुई कितना घूम जाएगी। दोस्तों 1 घंटे में जो है, यानी याद रखेंगे 1 घंटे की सुई जो है 1 मिनट में आधा डिग्री, ठीक है, याद रखेंगे 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, तो उस प्रकार 12 बजे से लेकर 5 बजे तक कुल एक मिनट 310 मिनट घूम जाएगी। कुल 310 मिनट में कितना, तो 155 डिग्री घूमेगी। ठीक है, 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है घंटे की सुई, तो 310 मिनट में 155 डिग्री घूमेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पे कौन सी संख्या जो है किसी का वर्ग नहीं हो सकता। दोस्तों किसी भी संख्या के अंत में यदि 2 आए, 4 आए और 8 है, ठीक है, 2 4 और 8 ये सभी संख्या अंत में आए, तो वो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। 2 4 नहीं दोस्तों, 4 यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 7 और 8, इसको याद रखेंगे, 2 7 और 8 है, तो वह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगी। तो यहाँ पे देख ले 14 36 और 42 में लास्ट में 2 है, नहीं होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 27x + 31y बराबर 913, और 131 प्लस 217y बराबर 827। दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिसे ऑप्शन के अनुसार बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार बनाइएगा, यानी कि x की जगह पर 3 और y की जगह पर 2 रखिएगा, तो आपका सही सही वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अन्यथा इसको हल करने पर काफ़ी प्रोसेस लंबा चला जाएगा, और थोड़ा सा कहीं मिस्टेक करेंगे तो यह क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर भी नहीं आएगा। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसे ऑप्शन के अनुसार बनाया जाता है, तो इस तरह का प्रश्न आप लोग ऑप्शन से बनाइएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न जो है a+b के द होल स्क्वायर पर लागू होता है। ठीक है, a+b के द होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद -a-b के द होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, बट्टा में आपका a भी दिया गया है, ऊपर जो है इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो सब कट कर 4ab आ जाएगा। ठीक, क्या होगा 4ab, और यहाँ पे a b दिया है, तो a b कट कर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कोई भी संख्या दिया हो तो उसका आंसर जो है इस तरह का
4 ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एक शहर की जनसंख्या 17,400 है, तो ये संख्या 5% बढ़ती है एक साल में, तो 2 साल बाद इसकी संख्या क्या हो जाएगी। तो दोस्तों इसको जो है 17,400 को जो है आप 105 गुने 105 करके बट्टा 100 गुने 100 करके भी इसे आप निकाल सकते हैं, और इसका आंसर आएगा 19,448, ठीक है। जो दोस्त 19,448 के हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि यह जो है एक क्रमांक जो दिया गया है आपका 4, 18, ठीक है। यहाँ देखेंगे 4, 18 और 48, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें 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 और इसमें वृद्धि कितना का है। तो आपका वृद्धि है 14 का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ वृद्धि कितना है 30 का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वृद्धि इसका कितना किया गया है, तो इसका वृद्धि किया गया है उसके बाद 52 का, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या है 14, फिर 16 बढ़ेगा 30, और उसके बाद 26 के बाद उसके बाद क्या बढ़ा जाएगा 28 बढ़ेगा, यानी कि 52 + 28 कितना हो जाएगा 80, और 80 जोड़ेंगे 100 में तो क्या होगा 180। दोस्तों इसका आंसर जो है 180 होगा, याद रखेंगे 80, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि N2NC3 अनुपात NC2, ठीक है। दोस्तों इसका जो है निकालिएगा आप सॉल्यूशन, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6। दोस्तों यदि आपका जो है इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका एक्सप्लेनेशन और प्लस में कट ऑफ BSSC और BPSC दोनों का जारी किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि m संख्याओं का औसत n² है तथा n संख्याओं का औसत m² है, तो m+n का औसत क्या होगा। दोस्तों m संख्याओं का औसत जो है n² है, तो ये हो जाएगा, दोनों को काउंट करें तो mn² प्लस n m², ठीक है, बट्टा m+n, ठीक है, बट्टा m+n हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग n² प्लस m² कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका नीचे m+n कट जाएगा, तो आपका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी mn, ठीक है। क्या होगा mn, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पे दूध किसका घटिया स्रोत है। दोस्तों दूध में जो है क्या नहीं पाता है, तो दूध में आपको विटामिन सी और आयरन नहीं पाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। तो पुलिस के द्वारा नशे में चलाने वाले गाड़ी के फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का पेपर आता है, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है। तो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में कौन सा एंजाइम, तो जाइमेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। दोस्तों चूने का पानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दूधिया हो जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे ज्वलन के बाद कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो पेट्रोल और डीजल के अधूरे ज्वलन के साथ जो है कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों अपने इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों में फिर से शेयर कर देंगे, और जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों अपना ऑफलाइन क्लास भी चलता है, जो दोस्त परसा या छपरा के नज़दीक के रहने वाले हैं, बिहार पुलिस, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे NTPC की प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है, और उसकी जो है पूरे फुल डिस्कशन मैथ, रीजनिंग और GS का कराया जाता है, तथा बिहार पुलिस का स्पेशल बैच चलाया जा रहा है। आप चाहे तो ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न जो है कि एक घोल में pH 3 से बदल कर 6 हो जाता है, तो H+ आयन की सांद्रता जो है 1000 गुना आपका कम हो जाएगी, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रेत और नेप्थोलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। दोस्तों रेत और नेप्थोलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वापतन के द्वारा, ठीक है, सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बेंजीन में जो है कितने पाई बॉन्ड और कितने सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। तो बेंजीन में जो है 12 पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि यूरिया में कौन सा तत्व उपस्थित होता है। दोस्तों यूरिया में जो है यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो CONH2, CO यहाँ पे लिखा ही गया है, तो इसमें क्या होगा CNH यानी NH, ठीक है, और O यानी कि चारों होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है। दोस्तों ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक जो है क्या होगा, सीसा, याद रखेंगे क्या होगा, सीसा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया
कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है? दोस्तों रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन? तो विटामिन डी हो जाएगा, ठीक है, विटामिन डी, और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, महिला का जो है सेक्स हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है? तो महिला सेक्स हार्मोन जो है एस्ट्रोजन को किसे कहा जाता है? देखते हैं अगला। पार्किंसंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों पार्किंसंस रोग की बीमारी के उपचार के लिए ऑर्बिट कार्लसन, ठीक है, ऑर्बिट कार्लसन को जो है यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, थायराइड ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों थायराइड ग्रंथि में जो है किसकी, आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में खराबी आ जाती है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो था कि करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो करवाहट के लिए मानव जीव का जो है संवेदनशील क्षेत्र पश्च भाग हो जाएगा आपका, क्या होगा? पश्च भाग, और अगले से जो है मीठा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अदरक का तना जड़ नहीं है क्योंकि इसमें नोड और एंटीनोड पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप अदरक देखे होंगे ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, इसे जो है नोड और एंटीनोड कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है? तो सबसे मीठी चीनी आपकी हो जाएगी कौन सा? तो इसका सही आंसर होगा फ्रक्टोज, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ जो है सच्चा फल क्या हो जाएगा? तो आलू बुखारा जो है आपका एक सच्चा फल नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि फलिया प्रचुर मात्रा में, यानी अत्यधिक प्रचुर मात्रा में उसमें क्या पाया जाता है? तो फलिया में दोस्तों क्या पाया जाएगा? प्रोटीन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था कि लौंग का एक मसाला पौधा के किस भाग से प्राप्त होता है? दोस्तों लौंग का एक मसाला जो है पौधा के कली से, ठीक है, किससे? पौधा के कली से। और दालचीनी जो होगा पौधा के छाल से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पे दिया गया है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग में लाया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो मांसपेशियों के दर्द में उपचार में लाया जाने वाला विकिरण जो होगा आपका इंफ्रारेड, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो समांतर प्रतिरोधक वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 ओम है। यदि प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम होगा तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? 3.403। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध करने पर जो है अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, ठीक है, और यही अर्धचालक नहीं रहता तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है, और अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि फैराडे स्थिरांक इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, किस पर? इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है दूरी की मात्रक है, क्या? दूरी की मात्रक 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका क्या अपरिवर्तित रहता है, यानी क्या नहीं बदलता है? तो जब दोस्तों प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों और अपवर्तनांक तीनों बदलता है, लेकिन इसका आवृत्ति जो है नहीं बदलता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग क्या होता है? दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी कि 308 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पहला आदमी जिसने चांद पर कदम रखा था, तो कौन हो जाएंगे पहला आदमी? नील आर्मस्ट्रांग। कब? 1969 में, और उनके साथ गए थे दूसरे व्यक्ति बज एल्ड्रिन, ठीक है। पहले आदमी नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे बज एल्ड्रिन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड में के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या दोस्तों यहाँ पे जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या दिया गया है 242, ठीक है, और नीचे प्रोटॉन की संख्या दिया गया है 94, घटा लेंगे आपका आ जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या 148, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सबसे ज्यादा श्यानता किसमें होती है? दोस्तों सबसे ज्यादा श्यानता जो हो जाएगा शहद, यानी चिपचिपा जो है शहद होता है, सबसे ज्यादा श्यानता शहद में पाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? तो टाइम मैगजीन ने किस भारतीय फिल्म अभिनेता को, तो इसका सही आंसर होगा
आयुष्मान खुराना। ठीक है, किसे शामिल किया गया है? आयुष्मान खुराना को। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है पूछा गया था कि हाल ही में कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो हाल ही में किसे? तो 8। ठीक है, याद रखेंगे, 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर राजनीतिक किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जो है अपना राजनीतिक सफर की शुरुआत किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि 21 सितंबर 2020 को बीडीए सम्मेलन के द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो कौन सी योजना हो जाएगी? तो बिहार में जो है घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार लोकसभा के लिए कब निर्वाचित हुए थे? तो 1996 में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कैडिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से अनौपचारिक। ठीक है, इस प्रश्न को भी दोस्तों आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका सही आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित किया गया था? तो ठीक है, तो आसियान शिखर सम्मेलन 36वां जो है आपका वियतनाम में कहाँ आयोजित किया गया था? तो वियतनाम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर जो है सिंगापुर रहा है। ठीक है, सिंगापुर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन मागा संबंधित है। तो ऑपरेशन मागा जो है आपका किससे संबंधित है? तो डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्विचार अभियान से। ठीक है, ऑपरेशन मागा डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्विचार अभियान से। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस देश ने अपना पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो कौन सा देश होगा जो अपना पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, कौन सा? यूएई। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है? दोस्तों इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश जो है मिस्र बना है। कौन सा देश बना है? मिस्र। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? तो कौन सा देश हो जाएगा? तो इसका जो है अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। ठीक है, कौन सा देश? भारत। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? दोस्तों ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य जो है रेलों में महिला यात्रियों को सुरक्षा को बढ़ावा देने की। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि यहाँ पर दिया गया था कि फिट इंडिया अभियान की वर्षगांठ पर इस प्रश्न को जो दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, ये प्रश्न का जो है अभी कंफर्म आंसर बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो इसका सही आंसर होगा 100 रुपए का। ठीक है, 100वें जन्मदिवस पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लुपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? दोस्तों ची लुपो जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन सा देश, कौन सा राज्य? मणिपुर के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस निजी क्षेत्र के बैंक के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है? तो कौन सा निजी क्षेत्र का बैंक है? तो इसका सही आंसर होगा एक्सिस बैंक के द्वारा जो है ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत के किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहले कोविड परीक्षण 19 लागू किया गया था? कौन सा हवाई अड्डा? तो ये आपका सही आंसर होगा दिल्ली हवाई अड्डा पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण सुविधा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो इसका दोस्तों आंसर होगा कौन सा? अंबाला। ठीक है, वायुसेना स्टेशन कौन सा? अंबाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? सक्षम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किस किस सर्वभारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया है? दोस्तों
भारतीय चयन समिति का अध्यक्ष जो है नीतू डेविड, किसो नीतू डेविड को चुना गया है, और रेनू मार्गेट और बी कल्पना जो है इसके सदस्य हैं। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि महिला एकल यूएस ओपन 2020, ठीक है, महिला एकल यूएस ओपन टेनिस 2020 जो है किसके द्वारा, ये हो जाएगा सही आंसर नोआमी ओसाका। ठीक है, किसके द्वारा, नोआमी ओसाका के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाले एथलीट कौन से हैं। 2020 में लंदन में जो मैराथन आयोजित किया गया है इसमें पहले स्थान पर जो है इलियुड किपचोग। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, और जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों, बिहार एसएससी 25 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ है उसका हमने पूरे 150 प्रश्न का जो है एक्सप्लेनेशन कराया है। जो दोस्त अभी तक नहीं देखे हैं उसे जाकर एक बार जरूर देख लेंगे और अपना स्कोर जान सकते हैं। दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि 15 अगस्त 2020 को एमएस धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो धोनी के साथ साथ कौन हो जाएंगे, तो सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में किसने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष, तो परेश रावल, इसका सही आंसर होगा परेश रावल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख कौन है। ठीक है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है अभी, तो जी सतीश रेड्डी। इसका स्थापना जो है 1958 में किया गया था। ठीक है, और भारतीय सेना के लिए ये जो है क्या जो है मिसाइल बनाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, बम बारूद का जो है निर्माण करती है। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा लाल अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया, तो किस क्षेत्र में, ठीक है, ये जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में ही दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है। दोस्तों, यह प्रश्न जो है बिहार एसएससी में भी पूछा गया था। नोबेल शांति के लिए नोबेल शांति 2020 का पुरस्कार जो है किसे दिया गया है, तो ये जो है विश्व खाद्य प्रोग्राम, ठीक है, WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और यह एक और प्रश्न पूछा गया था फिजिक्स में किसे दिया गया है, यह फॉरेस्टर के एग्जाम में। ठीक है, तो जो भी एग्जाम हो नोबेल पुरस्कार और आप एक टेनिस प्रतियोगिता दो को ध्यान में रखिएगा, और एक राजीव गांधी खेल रत्न, यह 3 प्रश्न बराबर सभी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों, अपना ऑफलाइन बैच भी चल रहा है, जो दोस्त परसा या छपरा के नज़दीक रहते हैं वो आकर बिहार पुलिस, रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट में भाग ले सकते हैं, और उसका फुल्ली डिस्कशन कराया जाता है।